गुड मॉर्निंग डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड मिस्टर कोलबेज। चूँकि थंबनेल में बेटा मिस्टर कोलबेज को गुड मॉर्निंग हम लोगों ने किया, तो आप लोग भी एक बार गुड मॉर्निंग बोल ही दीजिए कोलबेज साहब से। एक्चुअली बेटा क्या था, जब 1 डे 1 क्वेश्चन की सीरीज़ डाल रहे थे, जैसे कल वाला क्वेश्चन भी आप देखोगे तो वो भी कोलबेज में था, इसके पहले भी कोलबेज में था। तो कुछ बच्चे यहाँ कोचिंग मुझसे मिले, उन्होंने बोला कि सर कोलबेज पे एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दीजिए। तो इसलिए हमने कहा चलो अच्छी बात है, अगर बच्चों ने बोला तो कर ही डालते हैं। तो आइए बेटा देख लेते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, जितना आपके नीट के कोर्स में या जितना एनसीईआरटी ने दिया है। आइए कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस एक बार देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग वीडियो मतलब कंटेंट है आगे उसको एक बार फिर से चेक कर लेंगे। बेटा कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया है पोटेशियम का एसीटेट, और इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं, सोडियम या पोटेशियम का एक्वस साल्ट सोल्यूशन आप बोलते हो। तो इसका एक्वस साल्ट सोल्यूशन ले लिया, ये आयनाइज कर गया, और आयनाइज करके इसने क्या दे दिया, CH3COO- यानी एसीटेट आयन, और साथ में क्या मिल गया, K+। चूंकि एक्वस सोल्यूशन ले रखा है बेटा, एक घटना और साथ ही साथ हो रही है। यहां आपको मिल गया हाइड्रोनियम आयन, और साथ में क्या मिल गया, OH-। ठीक है। अब जब हम एनोड पे आते हैं, एट एनोड यानी जिस पे आपको ऑक्सीडेशन करवाना है, एट एनोड जब आते हैं तो बेटा एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, तो यानी एनोड पे दो चीज़ें खींची आ रही हैं। कौन कौन सी, एक तो आपका एसीटेट आयन आ रहा है और एक OH- आ रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि एनोड पे पहले डिस्चार्ज कौन करेगा, कौन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, किस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। बेटा जब एसीटेट आयन और OH- की बात करते हैं तो एसीटेट आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है और OH- का ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ एनोड पे जो पहले ऑक्सीडाइज करेगा वो कौन होगा, एसीटेट आयन। तो यहां देख लीजिए, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसने क्या बना लिया, फ्री रेडिकल। और जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि फ्री रेडिकल्स कैसे होते हैं, हाईली अनस्टेबल। यहां बेटा इस अनस्टेबल फ्री रेडिकल में देखिए फिर रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट गया, यानी कार्बन, ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और इधर मिथाइल वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। जब कार्बन ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, COO फ्री रेडिकल वाला, तो इसके पास अपना एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन और आ गया, और पहले से जो फ्री रेडिकल के रूप में ऑक्सीजन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों मिलके क्या बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या बन गया आपका, मिथाइल फ्री रेडिकल। और जैसे ही दूसरा मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, 2 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, यहाँ इस केस में जो एग्जाम्पल हम लोग को लिया इसमें क्या बना लेंगे, एथेन। ठीक। आइए जरा कैथोड पे देखा जाए। एट कैथोड की बात करते हैं, कैथोड पे कौन सी घटना हो रही है, तो कैथोड पे क्या होना भाई, रिडक्शन होना है। रिडक्शन होने के लिए देखिए क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो K+ और दूसरा H3O+। फिर वही बात है कि पहले कौन रिड्यूस करेगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। H3O+ और K+ में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, H3O+ का। तो अगर H3O+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो ये क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन ले करके आपको क्या दे देता है, H2, और साथ में क्या मिल जाता है, OH-। ठीक। अब सोल्यूशन के अंदर देखिए बच क्या गया, आपको H2 गैस के रूप में इधर निकल गई, यहां CO2 गैस के रूप में निकल गई, बन चुका है क्या आपका, जैसे यहां की बात करें तो क्या बन चुका है, CH3 और CH3 बन चुका है। यहां आपका बचा हुआ K+ और OH-। यानी जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, K+ और OH- सोल्यूशन के अंदर बच जा रहे हैं, यानी pH इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो सोल्यूशन का pH क्या करेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक। आइए इसी को थोड़ा सा और अपडेट कर लेते हैं आगे आकर के। यहाँ देख लीजिए बेटा, एक एग्जाम्पल लेकर के दिखा दिया कि जब एनोड पे हम लोग बात करते हैं तो क्या मिल गया देखिए, और साथ में क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम कैथोड पे बात करते हैं तो यहाँ क्या निकल रही है, हाइड्रोजन। ठीक। और OH यहाँ से फ्री आपको मिल गया। आगे आ जाइए, यह एक साथ में वहाँ जो हम लोगों ने बाइफर्केट करके देखा बेटा, एक साथ में इन्होंने यहाँ रिएक्शन दे रखी है कि एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड क्या हो रहा है। लेकिन अब कुछ पॉइंट्स हैं, आइए जरा इन पॉइंट्स पे फोकस किया जाए। पहला है रिएक्शन अकर्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। दूसरा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NaOH pH ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज, यानी जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा जो सोल्यूशन है उसका pH क्या करेगा, बढ़ता चला जाएगा। तीसरी बात है CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। अब आपसे क्वेश्चन है आगे के लिए,
यहाँ ये सही बात है कि अगर नॉर्मली कोई आपसे पूछे कि बताइए कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से हम मीथेन बना सकते हैं क्या, तो आंसर हमारा ये नहीं बना सकते, ठीक। लेकिन क्वेश्चन आपसे है क्या कोई ऐसी कंडीशन है, ले सकते हैं कि मीथेन बन जाए, ये आपको कमेंट सेक्शन में सोच के बताना है, फिर इस पर हम आंसर देंगे अगले वीडियो में आपको। अगली बात क्या बेटा, इट इज प्रीफर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब क्या है, आप बताइए, मान लीजिए यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 COO के, CO2 ही तो निकाल रहे हो, ये फ्री रेडिकल बना, और अगर ये फ्री रेडिकल बन गया तो दूसरा वाला जब मिल के आएगा तो जो आपको एल्केन यहाँ बन रहा हो कितने का है, 4 कार्बन का मिल जाएगा। मान लीजिए आपने एसिड में 3 कार्बन ले लिया तो एक CO2 निकल जाएगा, 2 कार्बन बचे हैं, 4 कार्बन का एल्केन बन गया। मान लीजिए एसिड में आपने 4 कार्बन ले लिया तो एक CO2 के रूप में निकल जाएगा, और जो 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप मिलेगा वो 2 फ्री रेडिकल्स आपस में मिलकर 6 कार्बन बना देंगे। तो बेटा ये बात भी अगर जनरली बात की जाए तो देखो, इट इज प्रिफर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये बात सही है। लेकिन क्या दूसरे नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। अगली बात कह रहे हैं, अब यहां है कि हम लोग हाइड्रोकार्बन बनाते हैं कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से या सिर्फ एल्केन बनाते हैं, ये डिसाइड करना है। तो जरा देखो बेटा, तो बच्चा अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या बना सकते हैं। जरा आइए इस कंडीशन को देखिए, अगर आपने 2 मोल ले रखा है और सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ले रखा है, तो यहाँ से आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, ये आपका फ्री रेडिकल मिल गया, और 2 फ्री रेडिकल जुड़ गए तो आपको यहाँ क्या मिल गया, एल्केन। अगर आपने 1 मोल ले रखा है और कैसा है, सेचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड था, ये क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो जब यहां से आप CO2 निकालेंगे तो क्या मिल गया, फ्री रेडिकल। यहां से CO2 निकालेंगे तो क्या होगा, फ्री रेडिकल, यानी दोनों कार्बन के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर दोनों कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों अगर अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लें तो आपको एक प्रोडक्ट मिल गया, ठीक। एक विकल्प और भी तो हो सकता है, क्या, जरा देखिए कि अगर हम लोगों ने यहां बोला है H2C, यह एक फ्री रेडिकल है यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और एक दूसरा वाला ये फ्री रेडिकल इसके सामने आ गया और इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर लिया, तो ये क्या हो गया, साइक्लो एल्केन बन गया। तो देखिए यहाँ आपने क्या लिखा है कि एल्कीन भी हो सकता है और साइक्लो एल्केन भी हो सकता है, ठीक। तीसरे कंडीशन में देखिए, अगर आपने 1 मोल ले रखा है अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ऑलरेडी आपने ऐसा साल्ट चुना है कि जहां पहले से ही पाई बॉन्ड है, ठीक, जैसे मैलेइक एसिड आपने ले रखा है यहाँ, राइट। तो अब यहाँ जब इसे निकालोगे आप तो ये क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। और अगर ये दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर लेंगे तो आपको मिल गया ये प्रोडक्ट। और एक संभावना ये भी तो हो सकती है, क्या, कि HC, ये डबल बॉन्ड HC, और ये जो फ्री रेडिकल बना था इसके सामने एक दूसरा आ जाए और ये दोनों अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयर कर लें, तो क्या मिल जाएगा आपको, साइक्लोडाइन बन जाएगा। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी है, हाँ। लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन अगर बात की जाए बेटा, तो कोलवेज से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स पीछे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने क्या बोला कि बनाते क्या है, किसके लिए यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है, तो इट इज प्रिफर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन विद द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच। फिर अगले किसी छोटे से वीडियो में हम लोग मिलेंगे और उसमें फिर किसी नई चीज़ को ऐसे ही डिस्कस करेंगे, और नहीं तो अगर आपको लगता है किसी और पे स्पेसिफिक जिसे आप चाहते हो उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।